क्लास, कक्षा 12वीं कॉमर्स, विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 7 अंश कुंजी लेखा चल रहा था, जिसका आज 7वां क्लास है। 7वां क्लास में हम लोगों को बोलता है टॉपिक में रोकड़ खाता और चिट्ठा बनाइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 27वां। बाकी क्वेश्चन आप बना लेंगे, फिर नया टॉपिक आज ही चालू करेंगे हरण का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए आपकी बुक का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27वां में देखिए आपको बोलता है एक सीमित दायित्व वाली कंपनी 5000 समता अंश 10 रुपए वाले निम्न प्रकार निर्गमित किए। आवेदन पर 1 रुपए, आवंटन पर 4 रुपए और शेष याचना पर कुल 7000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 2000 अंशों के आवेदकों को मना कर दिया गया, उनकी आवेदन राशि लौटा दी गई। शेष को आवंटन कर दिया गया। 100 अंशों पर याचना राशि छोड़कर सभी राशियां प्राप्त हो गई। जनरल प्रविष्टि एवं रोकड़ खाता बनाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 27वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। सारणी ये होता है निर्गमन, ये होता है आवेदन प्राप्त, ये होता है आवंटन, ये होता है देय, ये होता है प्राप्त, ये होता है आधिक्य और ये होता है समायोजन। ठीक, हम लोग कितना अंश निर्गमित किए, 5000। कितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गया, 7000। अब आवंटन करेंगे, जो 5000 अंश मांगा था उसको 5000 दिए, जो 2000 मांगा था उसको कुछ भी नहीं दिए। मतलब यहाँ पर मेरे को 5000 चाहिए था, मेरे को 5000 मिला, इसका कोई आधिक्य नहीं, जिसको हम समायोजन भी नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मेरे को कितना मिल गया, 2000 मिल गया। मतलब 2000 अधिक मिला, जिसको मेरे को क्या करना है, वापस करना है। क्लियर हो गया। अब चालू करते हैं हम लोग एंट्री करना। तो सबसे पहला बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से कितना रुपए मिला है आपको, 7000। दूसरा, क्योंकि नरेशन आप लिखेंगे, दूसरा अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। ठीक है, कितना रुपए, 5000। उसके बाद तीसरा अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाता से। कितना, 2000। ठीक, ये आवेदन के पूरे संपूर्ण अंशों पर प्राप्ति की एंट्री, क्योंकि हमको कितना मिला है, 7000 मिला है। आवेदन को पूंजी खाते में हस्तांतरण, मतलब देय की प्रविष्टि में, क्योंकि हम कितना रुपए दे रहे हैं, 5000 रुपए, 5000। उसके बाद
अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाते से 2000, तो 2000 हमको एक्स्ट्रा पैसा मिला है जिनको हम कोई भी अंश नहीं दिए, जिसको हम वापस कर रहे हैं, तो ये वापस की एंट्री जो प्राप्त होता है उसी एंट्री को उल्टा कर दो तो ये वापस की हो जाती है। उसके बाद चौथा अंश अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता, तो आवंटन का देखो कितना रुपए बोलता है, आवंटन का 4 रुपए, तो 4 इंटू 5000, तो 4 पंचे 20,000 रुपए। हो गया, पैसा मिलेगा तो 5वां एंट्री क्या करेंगे, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से कितना रुपए, 20,000 20,000 हो गया। अब 6वां एंट्री, तो याचना का देखो कितना रुपया बोलता है, शेष याचना पर, शेष याचना पर, तो 1 रुपया आवेदन, 4 रुपया आवंटन, 4 और 1 5, तो बचा कितना, 5 रुपया बचा, क्योंकि 10 रुपया करना है, तो 5 रुपया याचना का, तो याचना का मान लीजिए तो जारी कीजिए याचना खाता डेबिट एंड पूंजी खाता से 5 रुपए, 5,000 अंशों पर 5 रुपए मतलब 25,000। ठीक, अब 7वां अंश बैंक खाता डेबिट अवशिष्ट याचना डेबिट अंश याचना खाता से। याचना का आपको कितना मिलना था, 25,000। 100 अंशों पर याचना राशि छोड़कर सभी राशियां प्राप्त हो गई। मतलब जहां 100 अंशों के एक अंशधारी से 5 रुपए मतलब 500 रुपए आप मांगे तो वो आपको 500 रुपए नहीं दिया, तो जो नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट याचना बोलते हैं। इसलिए 500 रुपए अवशिष्ट याचना में डाले और यहाँ पर डालिए 24,500 हो गया। उसके बाद टोटल करके आप क्या कर दोगे, जनरल प्रविष्टि बंद कर दोगे, सभी का आप नरेशन लिखना क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, रोकड़ खाता, तो हम लोग रोकड़ खाते का कॉलम आप लोगों को पता है, विवरण राशि कुछ नहीं करना, केवल देखना कहां कहां पर बैंक डेबिट हुआ है। तो देखो यहाँ पर बैंक डेबिट हुआ है, तो बैंक डेबिट हुआ तो उसके डेबिट करके क्या लिखेंगे, पहला अंश आवेदन, पहला अंश आवेदन खाता, कितना रुपए, 7,000 हो गया। उसके बाद देखो बैंक खाता यहाँ पर क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट करके लिखना अंश आवेदन, पहला नंबर क्रेडिट का, कितना रुपए, 2,000 हो गया। फिर देखो बैंक खाता 5वां एंट्री में फिर डेबिट हुआ है तो लिखेंगे अंश आवंटन, दूसरा नंबर, कितना रुपए, 20,000। उसके बाद यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फिर बैंक खाता क्या हुआ, डेबिट हुआ है, तो डेबिट हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे याचना खाता और बैंक का अमाउंट लिखेंगे 24,500। दोनों तरफ का टोटल करेंगे, दोनों तरफ का टोटल करेंगे
तो टोटल बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष विवेक। और कितना रुपया लिखेंगे आप, तो ये 2000 कर दिया, 24 25 26 27 28 29 31,500 यहाँ पर आ जाएगा 31,500 और दोनों तरफ का टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49,500। क्लियर है क्वेश्चन? इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 28 29 30 बना लीजिए। ठीक, इसके बाद आज हम लोग नया टॉपिक चालू करते हैं, अंशों को जब्त करना, हरण करना। ये क्लियर है? ठीक, अब आता है अंशों का हरण, जिसको हम लोग बोलते हैं जब्ती। जब्ती, हरण या छीनना। तो क्यों ऐसा होता है? जब कोई अंशधारी समय पर राशि का भुगतान नहीं करता, क्यों? क्योंकि हम लोग अंशों को क्या करते हैं, किस्तों में करते हैं। और जब कोई अंशधारी उन किस्तों का भुगतान नहीं करता, जैसे आवंटन का भुगतान नहीं किया, प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया, द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में कंपनियां क्या करती है, उनके अंशों को हरण कर देती है। ठीक है, जैसे पेज नंबर निकालिए आपकी बुक का 57, अंशों का हरण एवं जब्ती का अर्थ बोलता है, जब अंशों की रकम किस्तों में चुकाने की व्यवस्था होती है तो प्रायः यह पाया जाता है कि अंशधारी एक से अधिक किस्त की रकम चुकाने में असमर्थ रहता है। ऐसी स्थिति में कंपनी के पास दो विकल्प रहते हैं। पहला, दोषी अंशधारी का अदत्त राशि की प्राप्ति के लिए वैधानिक कार्यवाही करे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप एक बाइक खरीदे हो, मैं जब स्टार्टिंग किया था तो बाइक का एक उदाहरण दिया था। तो बाइक खरीदते हैं तो हम लोग एडवांस में उसको कितना देते हैं, 20,000 रुपए देते हैं। बाइक का कीमत था 50,000 रुपए और हम लोग उसको एडवांस में 20,000 दे दिए। उसके बाद उसने किस्त बांध दिया, ठीक, 5,000 और सभी किस्त 5,000, सभी किस्त 5,000। तो 1 2 3 4 5 6 पंचे 30 और 20 50,000 की बात हो गई। अब हम लोग गए तो 20,000 तो दे दिए, ठीक। उसके बाद ये हम लोग पहले जाके बाइक उठा के ले आए। ये भी जब किस्त का बारी आया तो हम लोग 5,000 किस्त भी चुका दिए। अब नेक्स्ट महीने पे जब वो किस्त के लिए फोन कर रहा तो हम पैसा नहीं दे पाए। फिर फोन किया, फिर हम पैसा नहीं दे पाए। फिर फोन किया, फिर नहीं दे पाए। उसके बाद वो क्या किया, यहां से बाइक को अपने पास ले गया, बाइक को छीन लिया। क्या कर लिया, जब्त कर लिया। ठीक है, जब्त कर लिया। अब वो पहले क्या किया, 5,000 किस्त के लिए वो मांगा, हम लोगों ने दे दिया। दूसरा किस्त के लिए मांगा, हम नहीं दे पाए।
तीसरा मांगा नहीं दे पाए, चौथा मांगा नहीं दे पाए, वो गुस्से में आके बाइक को उठा के ले गया। इसी तरीके से कंपनी भी करती है, जब कंपनी अपने अंशों पर देय राशि मांगती है और उसको प्राप्त नहीं होता तो एक किस्त दो किस्त के बाद कंपनी अपने अंशों को क्या कर लेती है, छीन लेती है। मतलब कंपनी तो हरण कर ली, छीन ली। अब आगे पढ़ रहा हूं, सुनना। दोनों दोषी अंशधारी को अदत्त राशि प्राप्ति के लिए वैधानिक कार्यवाही करे अथवा दोषी अंशधारी को आवंटित अंशों को हरण करे। पहला, अब आपको बताओ, जो बाइक वाला कंपनी है वो 1 2 3 किस्त आप नहीं चुका है, तो या तो वो क्या करेगा, कानून का सहारा लेगा कि भैया ये मेरा किस्त नहीं चुका रहा, बाइक तो खरीदा है, बाइक अपने पास रखा है और किस्त नहीं भुगतान कर रहा। पहला कंडीशन तो ये करेगा, आपको चमकाएगा, धमकाएगा, घर में आके बार बार तकादा करेगा, तो एक कंडीशन तो ये हो गया। या दूसरा ये कंडीशन हो सकता है कि आपका बाइक छीन के ले जाए, जा भैया पैसा लेके आना, बाइक लेके जाना, नहीं तो नहीं लाएगा तो तेरा बाइक चल। दो कंडीशन होगा, या तो आपको चमकाएगा, धमकाएगा, तकादा करने आपके घर आएगा, अगर तकादा करने घर नहीं आएगा तो आपका बाइक छीन कर ले जाएगा। तो दो स्थिति है। आगे बढ़ता हूं, सुना। अंशों के हरण का अभिप्राय कंपनी द्वारा अंशों की उस रकम को जब्त कर लेना है जो संबंधित अंशधारियों से प्राप्त हो चुकी है। अंशों के हरण से संबंधित, ठीक है। अब हरण तो कर लिया, बाइक को यहाँ पे छीन के ले गया, तो अब बताओ, बाइक तो छीना, अब आप बोलोगे ठीक है बाइक तो ले गया, मेरा पैसा वापस कर, वापस करेगा? नहीं करेगा। तो कौन सा जब्ती का क्या मतलब होता है, जो पैसा हम कंपनी को चुका चुके हैं, इस पैसे को ही ना वो जब्त कर ली है, बाइक तो ले गए, अब हम पैसा मांग रहे भैया ठीक है तू बाइक ले गया, हमारा पैसा वापस कर दे। तो कौन सा पैसा, जब्ती से आशय होता है जो पैसा कंपनी को प्राप्त हो चुका है, उस पैसे को कंपनी अपने पास रख लेती है, इसको ही जब्ती बोलते हैं। समझ में आया? तो ये तो था हरण, ठीक। अब हरण हम लोग 3 प्रकार से हरण कर सकते हैं। पहला, क्योंकि हम लोग 3 कंडीशन से अंशों का निर्गमन करते हैं। पहला, सममूल्य पर निर्गमन होगा, तब हम लोग क्या कर लिए, हरण कर लिए। दूसरा, प्रीमियम पर होगा, तब हरण कर लिए। और बट्टा जो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी हमको बताना पड़ता है, अगर बट्टा पे होगा तब हरण कर लिए। अर्थात 3 प्रकार से हम अंशों का निर्गमन करते हैं, तो 3 प्रकार से हम अंशों को हरण भी करेंगे। क्लियर? तो सममूल्य पर हरण, प्रीमियम पर हरण और बट्टे पर ये बट्टे पर हरण नहीं कर रहे, प्रीमियम पर नहीं कर रहे, ये निर्गमन है। सममूल्य पर निर्गमन है तब अंशों का हरण कर रहे हैं, प्रीमियम पर निर्गमन है तब अंशों का हरण कर रहे हैं, और बट्टे पर निर्गमन है तब अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। यहां पर 2 कंडीशन लागू होता है। पहला, क्या प्रीमियम पैसा प्राप्त है कि अप्राप्त है। अगर प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो गया होगा तब क्या कंडीशन से आप बनाएंगे, और प्रीमियम का पैसा अप्राप्त होगा तब किन कंडीशन से बनाएंगे। अर्थात आपको बताना है कि सममूल्य पर निर्गमन अंशों का हरण है, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण में क्या प्रीमियम की पैसे प्राप्त हो चुकी है, प्रीमियम के निर्गमन अंशों पर क्या प्रीमियम की पैसे अप्राप्त है, और बट्टा का तो है। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ते हैं सममूल्य पर हरण। एक उदाहरण दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, ठीक। सममूल्य पर हरण, ठीक। कंपनी 1000 अंश निर्गमन किया, जो एक अंश 10 रुपए का था। आवेदन 2, आवंटन 3, प्रथम याचना 2 और अंतिम याचना 3। ठीक। एक
100 अंशों का एक अंशधारी है जिसके अंश को हरण करना है। क्यों हरण करना है? कि वो कुछ ना कुछ किया होगा। जब 100 अंशों के अंशधारी से मैं आवेदन का पैसा मांगा तो वो दिया था, आवंटन मांगा तो दिया, प्रथम याचना मांगा तो नहीं दिया, और कंपनी यहीं पर उसके अंशों को क्या कर लेती है? हरण कर लेगी। अंतिम याचना नहीं मांगी, कंपनी अंशों को हरण कर, जनरल प्रोसीजर होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग जब भी बनाए हैं तो अंश पूंजी को क्या करे हैं? डेबिट किए हैं, सॉरी अंश पूंजी को क्रेडिट किए। लेकिन जब भी हरण का प्रविष्टि होगा तो अंश पूंजी को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंट्री लिखेंगे, अंश पूंजी खाता डेबिट। ठीक, अब बताओ वो किस किस का पैसा नहीं दिया? वो किसका नहीं दिया है? प्रथम याचना का नहीं दिया, तो उतने को क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे अन प्रथम याचना खाता से, और लास्ट में लिखेंगे अन हरण खाता। क्लियर? ये तो हो गया एंट्री। अब कितना अंशों को हरण कर रहे हैं? 100 अंशों को। बताना कि हम इस व्यक्ति से, 100 अंशों वाले व्यक्ति से कितना पैसा मांगे हैं। तो हम क्या क्या मांगे? आवेदन मांगे तो मिला, आवंटन मांगे तो मिला, प्रथम याचना मांगे तो नहीं मिला, अंतिम याचना मांगे क्या? नहीं मांगे। कहां तक मांगे? केवल प्रथम याचना तक। तो प्रथम याचना तक का पैसा जोड़ो, कितना हो रहा है? 2 3 5 और 2 7, 7 रुपए तक मांगे तो 7 × 100, 700 रुपए अंश पूंजी में डाले। अब कौन सा पैसा नहीं दिया? 2 रुपए नहीं दिया प्रथम याचना का, 100 अंशों पर, मतलब 200 को नहीं दिया। तो हरण कितना कर दिए? तो 700 में से 200 जाएगा 500। क्लियर? अब इसी को बोलता है, क्लियर है बोला? अब यही पर मिटा दो ना। अब आता है वही क्वेश्चन है, पर यहां पर चेंज कर दिया। आवेदन मांगे तो मिला, आवंटन मांगे तो नहीं मिला, प्रथम याचना मांगे तो नहीं मिला, तब कंपनी अंशों को हरण कर दिया। अब फिर वही अंश पूंजी खाता डेबिट। क्या क्या नहीं मिला? तो आवंटन और प्रथम याचना। तो यहां पर लिखो अंश आवंटन खाता से अंश प्रथम याचना से और अंश हरण खाता से। अब देखो यहाँ पे कहां तक मांगे हैं? तो वही 7 रुपए तक मांगे। तो 7 रुपए तक कितना हुआ? 700। आवंटन का कितना नहीं दिया? 300। प्रथम याचना का कितना नहीं दिया? 200। तो हरण में कितना चला गया? 200। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएं। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35 बनेगा। ट्राई करना, मैं इसका फीडबैक आपको भेज दूंगा, इसको बना के भेज दूंगा, आप ट्राई करना। तो जो मैं समझाया हूं जब्ती वाला समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रीमियम पर जब्ती का बताऊंगा और पुनर्निर्गमन बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि 8 या 9 क्लास में हम लोग खत्म करें। क्लियर है? तो जितना मैंने बताया, ठीक, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे, और अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है?